मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो विदेश जाने का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर गांव से 5 से 6 बच्चे विदेश जा रहे हैं। तो लगातार लूट के शिकार भी हो रहे हैं। इन्हीं बीच मेरे साथ रणदीप बेलरखा हैं और इमिग्रेशन के अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो जो बिजनेसमैन हैं उनको विदेश भेजते भी रहते हैं। बाकी रणदीप से ही जान लेते हैं। रणदीप भाई, द एड्यूज में स्वागत है आपका। नमस्कार मनदीप। जैसे इमिग्रेशन एक्सपर्ट तो हो ही आप, हाँ, इसके अलावा क्या कुछ करते हैं? जी, नमस्कार। सबसे पहले एयर न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मार्केट में ये ट्रेंड एकदम से बढ़ रहा है। हाँ, कुछ पत्रकार हरियाणा के उसको प्रमोट भी कर रहे हैं कुछ हद बिल्कुल। तक। हाँ, तो चलो ठीक है, इसको एक बार थोड़ा-सा गो थ्रू करते हैं ताकि जितने भी युवा इसको देख रहे हैं, जितने भी भाई-बहन इसको देख रहे हैं, वो किसी चीज़ों पे ना किसी भी चीज़ को लेके वो गुमराह ना हो। हुँ, उनको एग्ज़ैक्ट क्लैरिटी पता हो कि इमिग्रेशन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। हाँ, हाँ। राइट, इमिग्रेशन प्रोसेस में उनका कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं वो पैसे ना खो दें, हुँ, तो उस चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं। सो नमस्कार, मैं रणदीप। मेरा जो एक्सपीरियंस है पहले मनदीप वो बता देता हूँ। हाँ, 7 से 8 साल का मेरा इमिग्रेशन कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ, हमारा जो मेन डोमेन है वो बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन कंसल्टिंग है। बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट मतलब हम जो इंडिया में जो बिज़नेसमैन हैं उनको हम आगे अलग-अलग कंट्रीज़ में हाँ, वहाँ के वीज़ाज़ दिलवाते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। हुँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा हाई होता है, तो यूजुअली इसलिए बिजनेसमैन ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, सिर्फ बिजनेसमैन होना ज़रूरी नहीं है, हम एजुकेशन भी चेक करते हैं क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में इंग्लिश एक मैंडेटरी लैंग्वेज है। हुँ, कुछ एक कंट्रीज़ में फ्रेंच मैंडेटरी लैंग्वेज है। हाँ, बिल्कुल। तो उन क्राइटेरियाज़ के बेस पे हम वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ में हो, या फिर आपका कोई एक नया स्टार्टअप आपको लॉन्च करना हो और वो आप प्लान कर रहे हो, या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, हुँ, हुँ, उसकी एक ब्रांच आपको उन कंट्रीज़ में ओपन करनी है। तो जी, ये हमारा मेन डोमेन है। इसके जी, साथ साथ हम स्टडी वीज़ा में काफ़ी ओके, टाइम से काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं। बेसिकली हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके हुँ, हुँ, एंड कुछ सेनेगन कंट्रीज़ हैं, उनमें हम डील करते हैं जहाँ पे जी, बच्चों को स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी हाई होती जी, है। जी। तो रणदीप भाई, जैसे अगर गाँव की बात करें तो हरियाणा में लगातार जब से क्योंकि नौकरी तो है नहीं, तो सभी विदेश का रुख कर रहे हैं और कई तो ऐसे हैं जो 35-35 लाख रुपए लगा के अमेरिका जाते हैं या फिर डोंकी सिस्टम, क्योंकि अपना हरियाणा शॉर्टकट ज़्यादा सोचता है, तो डोंकी सिस्टम सोचते हैं। या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कुछ फेसबुक पोस्ट भी देखी है कि 50,000 प्लस जीएसटी में आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, तो गुमराह भी किया जा रहा है बच्चों को। तो आप क्या कुछ सलाह दोगे इसको? देखो, इसमें ना बहुत बड़ा, एक तो अगर मैं आपको बताऊँ इमिग्रेशन के अंदर, इस डोमेन के अंदर ना बहुत बड़ा स्कैम चलता है मनदीप। हुँ, इसमें स्कैम किस तरीके से चलता है, जैसे आपने बताया कि 50,000 प्लस टैक्सेस हाँ, में, 50,000 प्लस जीएसटी में हुँ, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। हाँ, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, जिस टूरिस्ट वीज़ा की जो ये कंसल्टेंट भाई बात कर रहे होंगे जिनकी पोस्ट आपने देखी है, तो उनका मेन कॉन्सेप्ट होगा कि वो टूरिस्ट, देखो टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन में आपका इतना पैसा नहीं लगता प्रैक्टिकली, अगर मैं आपको बताऊं, हुँ, क्योंकि 100-150 डॉलर्स के आसपास जो है नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस होती है। हुँ, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेसिंग के जो भी कंसल्टेंट चार्ज करेगा, जैसे हम 10,000 के आसपास चार्ज कर लेते हैं, 15,000 भी चार्ज कर लेते हैं, डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। हाँ, तो हाँ, अब आप ये दोनों चार्जेस मिला के अगर देखें तो बहुत कम अमाउंट बनता है। बट हुँ, प्रॉब्लम क्या है कि टूरिस्ट वीज़ा, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इट इज़ नॉट ईजी, मतलब बहुत आसान नहीं है कि हुँ, आपको डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। हुँ, हुँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर वो नॉर्मल तरीके से अगर उसको अप्लाई कर रहे हैं लीगल तरीके से, तो हुँ, मैं ये कहूँगा कि सक्सेस रेशियो जो है, जो हमारा हरियाणा के यूथ को मैं जानता हूँ, उनकी हाँ, एजुकेशन मुझे पता है, उनका एक्सपीरियंस मुझे पता है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि हरियाणा के यूथ का ईज़िली टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा या ईज़िली लग जाएगा। हुँ, तो सक्सेस रेशियो शायद बहुत कम रहेगा। मे बी जो कंसल्टेंट भाई इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो ले रहे हैं अपना इन्हें केसेस, तो ऐसा कुछ कर काम रहे हैं बना कि रखे हैं। 10% भी अगर उनका डन हो बिल्कुल, जाता है तो उनका काम हो गया। हुँ, तो ऐसा काम कर रखे हैं जैसे दिल्ली जाना है, हुँ। हर छूट पे छूट दिए जा रहे हैं, पता नहीं। और कैथल तो एक छोटा-सा शहर है, देखो उसमें कुछ भी लोग लगातार इमिग्रेशन के इतने ऑफिस ओपन हो रहे हैं। देखो कुछ लोग ना क्वांटिटी पे वर्क करते हैं, क्वालिटी पे वर्क नहीं करते। कुछ लोग क्वालिटी पे वर्क करते हैं, वो क्वांटिटी पे वर्क नहीं करते। तो सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव है। हुँ, जो लोग क्वालिटी पे वर्क करेंगे वो लोग क्वांटिटी पे वर्क नहीं करेंगे। हुँ, उनको 5 कैंडिडेट चाहिए तो उनको 5 एग्ज़ैक्टली वही कैंडिडेट चाहिए जिनका वो गो थ्रू करवा सकते हैं प्रोसेस। हुँ, जो लोग क्वांटिटी पे वर्क करते हैं तो उनको 5 की जगह उनको 100 चाहिए, काम 5 का ही होगा। हुँ, 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 राइट, जो 100 से जो पैसा आता है या 100 से कई बार जो केसेस आते हैं, अगर 5 भी गो थ्रू होते हैं तो वो 5 बच्चे, इनको पता है कि ये आगे जाके यही 5 बच्चे उनको 50 रेफरेंसेस देंगे। हुँ।
सिर्फ उन 5 के सक्सेस रेशियो की वजह से उनको 50 रेफरेंस मिल जाते रेफरेंस हैं। मिल जाएंगे। तो वो सिर्फ क्वांटिटी का गेम प्ले करते हैं, क्वालिटी का कोई गेम प्ले नहीं करते। ऐसे जी। बहुत सारे एक कंसल्टेंट्स चैन सिस्टम बनाया हुआ है, डायरेक्ट कोई नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप कैथल से बात करें, कैथल वाला दिल्ली से बात करेगा, दिल्ली वाला कहीं और से। तो ये देखो, भी कहीं ना कहीं वजह है। हाँ बिल्कुल, देखो ये कई बार ना कुछ कंसल्टेंट्स की कैपेबिलिटीज़ के बाहर होता है कि आप डायरेक्टली कनाडा के अंदर, डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या डायरेक्टली आप यूके के अंदर या सैनिकल कंट्रीज़ के अंदर आप अपने डायरेक्ट टाई-अप्स बना पाओ। क्योंकि डायरेक्ट टाई-अप्स बनाने के लिए आपको फर्स्ट अपनी खुद की पर्सनल रेपुटेशन, राइट। जो कंसल्टेंट्स लोकल मार्केट के अंदर अपने कंसल्टिंग फर्म्स खोल के बैठे हुए हैं, आप मानोगे नहीं, उनके ओनर्स या उनके स्टाफ मेंबर से जब आप मिलोगे तो आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट होगा। उनको देख के आपको खुद पर्सनली डाउट होगा कि क्या ये, मतलब ये पर्सनली मेरा प्रोसेस गो थ्रू करवा देगा, राइट। मतलब उनकी स्किल्स पे, उनके जो पूरे के पूरे प्रोसेस है उन पे आपको खुद डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं एक छोटी सी एडवाइस जो हरियाणा के यूथ को जो देना चाहूँगा वो ये है कि देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि किसी की इंग्लिश ख़राब है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, बट नॉर्मली जो बच्चे क्लास 12 करके या फिर बैचलर्स करके इंग्लिश उनकी अच्छी होती नहीं है, लेकिन उनको एक रट होती है कि मुझे जाना है, तो बेटर ये है ना कि आप पहले इंग्लिश पे फोकस करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रणदीप, जैसे गैप का, जैसे किसी का 10 साल गैप है, वो कैसे कवर होगा? ये कहीं देखता हूँ मैं कि गैप की कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी गैप हो, ये मत सोचना, घर मत बैठना, आपका काम हो जाएगा। तो गैप का कितना रहता है? देखो, गैप कवर अप नहीं होता, गैप कवर करवाना पड़ता है। हम्म, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो नॉर्मली कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ से एक्सपीरियंस बनवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ एक्सपीरियंसेस गो थ्रू कर जाते हैं, मतलब उनका वीज़ा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ एक्सपीरियंस पकड़े जाते हैं क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन होता है नॉर्मली इन प्रोसेस में। जब भी एम्प्लॉयर अगर आपको कोई जॉब ऑफर देगा, देखो आज के टाइम जो ट्रेंड है ना मनदीप, वो ये है जॉब ऑफर, हम आपको जॉब दिलवाएंगे। एंड पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो हम भी उस प्रोसेस में डील करते हैं, लेकिन हमारा प्रोसेस और मार्केट के कंसल्टेंट्स का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास जब जॉब ऑफर आता है तो उससे रिलेटेड हम रिक्रूटमेंट करने का प्लान करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नीशियन की प्रोफाइल थी, तो उस टेली कम्युनिकेशन टेक्नीशियन की प्रोफाइल पे हमने लोगों को रिक्रूट किया। लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थे। टेली कम्युनिकेशन टेक्नीशियन वो होते हैं जो वाईफाई केबल ऑपरेटर हो गए हमारे, राइट, जो इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब हमारे पास वो एप्लीकेशन आई तो हमने उसको प्रमोट किया, उस टाइप के लोगों को हमने अपने उसमें एनरोल किया, राइट। उस टाइप के लोगों से हमने डिस्कशन किया, एनरोल करने के बाद देन फाइनली हमने उनका प्रोसेस गो थ्रू कराया। लेकिन मार्केट में क्या है, हमारे पास प्रोफाइल आई, अब काम आप कर रहे हो, सॉरी आप कर रहे हो स्टडीज़, राइट, लेकिन अब आपको उन्होंने प्लम्बर बना दिया, वो एक्सपीरियंस गैदर कर लिया, आपको प्लम्बर बना दिया, वो प्रोफाइल डन करके फिर आगे आपकी प्रोसीड कर दी। कुछ केसेस में तो कंसल्टेंट्स ये तक चेक नहीं कर रहे कि बच्चे की ना एजुकेशन क्या है। क्लास 10th का बच्चा है, उसको हम कनाडा भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है बाद में फ्यूचर में पीआर लेना। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो खिलवाड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैप है वो इतना जल्दी कवर नहीं होता है। गैप इतना जल्दी कवर नहीं होता क्योंकि लोकल एरिया में जब भी आप कुछ फर्म्स को देखते हैं, इवन जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म्स को अगर आप देखोगे तो वो फर्म्स ना ईजिली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करवा पाती, राइट। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे तो आपके पासपोर्ट पे नेगेटिव ठप्पा लगने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। जहाँ एक कंट्री का लगता है तो आगे दूसरी कंट्रीज़ भी आपको ईजिली ना गो थ्रू नहीं करती। तो आजकल एक और नया जो रिवाज शुरू हो रहा है, ये कहते हैं कि जैसे शादी कर देते हैं लड़की की, तो लड़का भाई जल्दी चले जाएंगे दोनों। तो इसमें कितनी सच्चाई है? भाई लड़की आइल्स कर लेगी और लड़का साथ में चले जाएगा, लड़के वाले पैसा लगा देंगे। देखो, साथ में करने वाली सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। कुछ कंट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली जैसे ही आपका लेट्स से आइल्स या पीटी कंप्लीट हो गया, बच्चे का एडमिशन हो गया, तो बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली आपको ना ये वीज़ा ऑफ़र करती है स्पाउस का, राइट, यानी कि पार्टनर का वीज़ा आपको डायरेक्टली ऑफ़र सारी कंट्रीज़ नहीं करती। फॉर एग्जांपल कनाडा में आपको डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता, मतलब जिस दिन आपकी वाइफ का वीज़ा लग गया तो उससे सेम डे आपका वीज़ा नहीं लग सकता अगर वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है तो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं लग सकता। अच्छा। जो मैरिजेस हैं, जो अगर लेट्स सपोज से मैरिज होती है तो उसमें कुछ टाइम टेन्योर होता है कि आपकी मैरिज कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अच्छा। ये हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जो बेसिक जो मेन कंट्रीज़ जहाँ पे मैक्सिमम हमारा यूथ ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है, मैं उन कंट्रीज़ के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ।
तो ये नहीं है कि शादी की और एकदम चलेंगे, ऐसा नहीं शादी है। की और एकदम तो आप जा नहीं सकते, आपको कुछ टाइम, आपको जैसे कुछ कंट्रीज़ में 1 साल का टाइम पीरियड है। हाँ। कनाडा की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे प्रोसेस वैसे भी डीले चल रहा है, तो 8 से 9 महीने 10 महीने का भी टाइम लग जाता है स्पाउस वीज़ा अप्रूव होने में। मेरे खुद के काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी आज नहीं, जिनकी शादी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, हम्म। राइट। अब उन्होंने जब प्रोसेस गो थ्रू करने के बाद में उनका वीज़ा स्टिल उसके बाद भी 8 से 9 महीने के बाद लगा, एक जबकि दो शादियाँ पुरानी थी। एक और केस होता है, जैसे ना पहले लड़की को भेज देते हैं, मतलब कि अगर शादी कर रखी है तो उसकी वाइफ को भेज देते हैं, कहते हैं कि 6 महीने बाद दोबारा से हस्बैंड उसका चला जाएगा। लेकिन कई का केस ऐसे हैं कि नहीं जा पाता और उनको भी वापस आना पड़ता है, फिर वो क्या होता है? ये वापस आना जो केस है, ये तो मैंने थोड़ा सा कम सुना है इसके बारे में। हम्म। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हमने वीज़ा प्रोसेस कराया, वीज़ा ऑफिसर को कोई डाउट हुआ कि ये एप्लीकेशन हम गो थ्रू नहीं कर सकते, और जब वीज़ा ऑफिसर को ये थोड़ा सा डाउट हुआ तो उस डाउटफुल कंडीशन में वीज़ा ऑफिसर आपका केस रिजेक्ट कर देता है, राइट। उस केस रिजेक्शन पे बस उनको डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे वैलिडेटेड नहीं लगते या फिर कोई भी रीज़न लगता है, तो उस केस में वैसे अगर आपकी रियल में मैरिज हो रखी है तो हम हमारे इमिग्रेशन लॉयर्स हैं जैसे, और आरसीआईसी कंसल्टेंट्स होते हैं जो कनाडा के अंदर हैं ऑलरेडी, तो वो उस केस में आपकी मदद कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मारा एजेंट्स होते हैं, वो आपकी मदद कर देते हैं, क्योंकि अगर आपकी रियल में मैरिज अगर हो रखी है, आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो ऐसे केस में रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ वैसे कम होनी चाहिए। बट अगर किसी का हो जाता है तो कंसल्टेंट्स हेल्प कर देते हैं, अगर मैरिज अगर आपकी रियल है तो, ओके राइट। ओके। अगर कोई फेक मैरिज है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जी। उसमें फिर आप गो थ्रू नहीं कर पाओगे। तो एक दोस्त गया हुआ है मेरा, यूके गया हुआ है, हम्म। मैं उससे पूछ रहा था तो वो कह रहा है कि भाई जो बाहर के हैं, जैसे वो लोग नहीं लूटते, लेकिन जो अपने हरियाणा के लोग हैं वही अपनों को लूट रहे हैं। देखो, हरियाणा वाले, मैं आपको बताऊं, हरियाणा हो या पंजाब हो, अक्सर होता क्या है इन इमिग्रेशन प्रोसेसेस में, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। हम्म। कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जस्ट बिकॉज वो हरियाणा के हैं तो वो हरियाणा में ही प्रमोट करते हैं अपने आप को कि हरियाणा का अगर कोई भी बच्चा यहाँ आता है तो हम उसको नौकरी देंगे, हम सारी चीज़ें देंगे। देखो यार, नौकरी देना, आप 1-2 बच्चों को नौकरी दो, हम्म। पॉसिबल है। हम्म। आप 4-5 को दो, वहाँ तक भी पॉसिबल है। हम्म। लेकिन जब आप बात करते हो एक बड़े स्केल की, हम्म। राइट, तो आप किसी को ऐसे नौकरी नहीं दिला सकते। और स्पेसिफिकली आप जो नौकरियां दिलवा भी रहे हो तो वो डी कैटेगरी जॉब्स है। क्लीनिंग की जॉब हो गई आपकी, या फिर आपकी जो जैसे कैफ़े है ये, राइट, तो कैफ़े में उसकी जॉब होगी, हम्म। कैश काउंटर पे होगी, वेटर की जॉब होगी। ये सारी की सारी स्किल जॉब्स नहीं है, नॉन स्किल जॉब्स हैं। तो नॉन स्किल जॉब्स तो बच्चे खुद भी ले सकते हैं वहाँ जाके। अब होता क्या है, कई बार हम ऐसे कंसल्टेंट्स पे ट्रस्ट करके कि नहीं हरियाणा का है, हाँ। नहीं पंजाब का है, तो मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब वाले के साथ टच में जाऊँगा। हम्म। ठीक है, मैं हरियाणा का हूँ, नहीं यार ये लड़का हरियाणा का है, राइट, और ये काफ़ी टाइम से सेटल्ड है, तो हम इनसे डिस्कस करेंगे, इनको ना ज़्यादा आइडिया होगा। तो ऐसे केसेस में होता है कि देखो, वो ये जो जॉब्स मिलती हैं नॉर्मली कैश जॉब्स होती हैं, राइट। आपको ना मतलब उस पर ऑन पेपर सैलरी नहीं मिलती है ऐसी जॉब्स में, मैक्सिमम कंट्रीज़ के बता रहा हूँ, ये हकीकत है, हाँ। राइट। हम इसको कैमरा पे बोल रहे हैं लेकिन ये हकीकत है कि आपको कैश में सैलरी मिलती है। अब होता क्या है, कई बार डेली सैलरी आपको मिल जाती है जितने घंटे आप काम करते हो। फ्रॉड्स क्या होते हैं, क्या पता आपने 1 हफ्ते काम किया, एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि नहीं अभी हमारे पास ना थोड़ा सा वो है, तुम कर लो कंटिन्यू, और वो हरियाणा के ही एम्प्लॉयर हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। 1 हफ्ते के बाद वो बोल देंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, जॉब छोड़ दो। अब आप देख के आप ये लेके चलो कि 20 से 30 घंटे की उसकी जो नौकरी है, उसकी सैलरी उसको मिली नहीं, वो लीगली था नहीं, वैसे भी वो लीगल उसके पास जॉब नहीं थी, तो वो कुछ क्लेम भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ना ये छोटे छोटे फ्रॉड्स किए जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ जो नए नए जाते हैं वहाँ पे। डोंकी सिस्टम कितना कामयाब है? देखो, डोंकी तो इलीगल है, राइट, उसके बारे में तो हम डिस्कस ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक इलीगल प्रोग्राम है। बहुत लोग पहुंच भी जाते हैं, बहुत लोग मर भी जाते हैं। उसके ऊपर तो एमी विर्क की वो मूवी भी आई थी, वो आपने अच्छे से सबने देखी होगी, राइट। तो वो तो एक, आप अपनी मतलब आप कभी अपनी सोचना भी जान नहीं की चाहिए। कीमत, हाँ वो सोचना भी नहीं चाहिए, आप अपनी जान की कीमत 40 लाख 50 लाख 60 लाख से लगा, सिंपल सा वो प्रोसेस है। और उसमें आपकी जो लाइफ है वो हमेशा स्टेक पे रहती है, हर पॉइंट पे स्टेक पे रहती है। हर पॉइंट पे आपको किसी भी कंट्री के अंदर जब आप एंटर करते हो वहाँ से डिपोर्ट करने का डर रहता है कि पकड़े गए तो डिपोर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो इलीगल प्रोसेसेस, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, इलीगल प्रोसेसेस की तरफ तो आप लोग मूव करो मत। करना है तो कुछ लीगल करो, इलीगल प्रोसेसेस की तरफ कोई फ़ायदा नहीं। अगर बात करें जैसे पंजाब की, तो पंजाब के लोग ज़्यादा कनाडा जाते हैं और अपने वाले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो इसमें यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इजी कौन सा रहता है?
अगर आप +2 किया आपने नई नई नॉन मेडिकल से अच्छे, आप आइल्स भी कर लोगे तो इजी क्या रहता है और कितनी कॉस्ट आती है तुम्हें? देखो, तीनों कंट्रीज़ की ना कॉस्ट अलग अलग है। अब प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। अगर आप स्किल्ड इमिग्रेंट हो तो आप स्किल्ड गो थ्रू कर लोगे। सबसे इजी सबसे सस्ता प्रोसेस उस केस में कनाडा का रहता है, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम बात करें स्टडी वीज़ा की, तो स्टडी वीज़ा के केस में भी कनाडा की फ़ीस थोड़ी सी यूके और ऑस्ट्रेलिया से कम मानी जाती है। यूके थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपेंसिव है फ़ीस के मामले में। मतलब ऑन एन एवरेज जो फ़ीस होती है एक साल की 28-30-35,000 तक होती है। वही फ़ीस कनाडा के अंदर अगर आप देखोगे तो 15,000 से 25,000 के अंदर होती है। तो सस्ता और ईजी देखा जाए तो वैसे तो कनाडा पड़ता है। प्रोसेसेस के वाइज, अगर प्रोसेस वाइज भी देखें वैसे भी देखें तो इजी कनाडा पड़ता है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, जो रियल मेन प्रॉब्लम है ना, वो है आइल्स की। आइल्स की रिक्वायरमेंट आपकी 6.5 एंड अबव की रिक्वायरमेंट होती है ऑन एन एवरेज, और 6 का बेयर मिनिमम स्कोर आपका चारों सेक्शंस में होना चाहिए। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, 4 सेक्शंस होते हैं। चारों सेक्शंस के अंदर आपका बेयर मिनिमम स्कोर जो है वो 6 का तो होना ही चाहिए, और 6.5 आपका ओवरऑल होना चाहिए। जी। और वो हमारा हरियाणा का यूथ, पंजाब वाले इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका ट्रेंड काफ़ी टाइम से है। उस ट्रेंड के थ्रू वो क्या करते हैं, जब बच्चे क्लास 9th क्लास 10th में होते हैं तो वो उस टाइम से ही अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने की थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हरियाणा में ये ट्रेंड अभी नया नया है। तो जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं, अब जाना सबको है, राइट। अब हमारे सरकारी स्कूलों में मॉडल संस्कृति स्कूल तो हर गांव में है नहीं, हाँ। लिमिटेड गांव में। हाँ। अब नॉर्मली जब आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हो तो आप पूरा आपने क्लास 12 तक पूरी हिंदी में कंप्लीट किए हैं सारी चीज़ें, तो आपको इंग्लिश को ट्रैक में लाने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। और उस लंबे टाइम की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हरियाणा वाले इंग्लिश के टेस्ट में फेस करते हैं। इसमें आप एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओगे हरियाणा के अंदर तो वो आपको पीटी के लिए प्रिपेयर करवाता है, आइल्स के लिए कोई नहीं करवाता। हाँ। मतलब बहुत लिमिटेड है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं करवाता, बहुत लिमिटेड लोग आइल्स के लिए, वरना जाते ही आपको पीटी में बिठा देंगे। फर्क क्या है? फ़र्क ये है, पीटी और आइल्स वैसे तो दोनों आइल्स के एग्ज़ाम, सॉरी दोनों इंग्लिश के एग्ज़ाम है। दोनों में ही सेम सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। पीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, आइल्स जो है वो पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड दोनों टाइप के एग्ज़ाम आप दे सकते हो। जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो पीटी का थोड़ा ईजी होता है। अच्छा। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो पीटी थोड़ा सा नीचे लेवल पे आता है, आइल्स थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ वो नीचे लेवल आने की वजह से, प्लस जब बच्चा सेंटर्स पे जाता है, हमारे यहाँ सेंटर ही बोलते हैं, राइट, हाँ, आइल्स बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स को, ट्रेनिंग सेंटर्स को, सेंटर। जो सेंटर बोलते हैं हम। हाँ। तो जब बच्चा सेंटर पे जाता है तो एक तो उसको लैपटॉप सिस्टम दिखाई देता है वहाँ पे, उस पर बैठ के उसको प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 घंटे का टाइम मिल जाता है। सिर्फ इस चक्कर में बच्चे को ये लगा रहता है कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट उस तरीके से नहीं होती कि आप सिस्टम पे बैठ के आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। जब बात होती है लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग की, तो आपको चारों सेक्शंस पे इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, ये सारे मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उनको हमारे लोकल कंसल्टेंट्स फॉलो नहीं करवाना चाहते। अब मैंने एक सेंटर खोल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटर खोल लिया। हाँ। अब उस सेंटर में मेरा एक बच्चा था और उसका स्कोर आ गया 80+। 10 दिन के बाद क्या पता वो बच्चा ही मेरे सेंटर का आइल्स ट्रेनर होगा। ये हकीकत है। ये हकीकत है। मतलब आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनर्स है नहीं, किसी के पास, मतलब ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड कोई ट्रेनर नहीं है, आईडीपी सर्टिफिकेशन नहीं है किसी के पास में, जस्ट लोकल ट्रेनर्स है। वो खुद अपना एक बार स्कोर अच्छा कर चुके हैं और उसकी वजह से बस वो ट्रेनर्स बने हुए हैं, उनकी मतलब पर्सनली कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो लास्ट में ये है, जैसे यूके की अगर बात करें, एक दोस्त से मैं बात कर रहा था यूके में, वो कह रहा था कि अगर आप इंडिया में 40-50 हज़ार रुपए की सैलरी ले रहे हैं, कमा रहे हैं, तो भाई यूके मत आइए। कह अच्छा, रहा, हाँ, कह रहा 16-17 लाख रुपए 20 लाख लगा के आप आओगे, उसके बावजूद भी इतना काम नहीं है अब। देखिए यूके ना थोड़ा सा मंदीप, इसमें क्या है, हमें ना एरिया डेंसिटी के हिसाब से अगर हम सोचें ना इसको, तो जिन लोगों को समझ नहीं आए एक बार थोड़ा सा गूगल कर लेना, कुछ वर्ड शायद मैं ऐसे बोल जाऊँ बीच में। तो एरिया डेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो यूके थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, तो पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है यूके की। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की क्लोज टू 2.5 CR के आसपास की, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। कनाडा की अगर हम बात करें तो अभी वो 39-40 मिलियंस, मतलब क्लोज टू 4 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन जो है कनाडा की है। जबकि वर्ल्ड में बड़ी कंट्रीज़ में इनका नाम आता है, वर्ल्ड की टॉप बड़ी कंट्रीज़ में इनका नाम आता है। तो यानी कि एरिया इनके पास बहुत है, राइट। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। कनाडा के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यूएस की जो मार्केट है वो कनाडा के साथ टच करती है,
तो यूएस के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जो है कनाडा के अंदर जनरेट होती है। तो कनाडा में इसलिए सैलरी मिलना ईजी हो जाता है। यूके में मैं इस बात को फिर भी नहीं मानूंगा कि 50,000 से भी कम अगर आप 50,000 यहाँ कमाते हो तो यूके मत आओ। वो आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। और आप 50,000 कमाने वाला तो वैसे भी यूके का प्लान कर ही नहीं रहा इंडिया में। हम जो मैसेज दे रहे हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो 50,000 क्या जिनके पास नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं। क्योंकि मैक्सिमम जो 50,000 कमा रहा है ना, तो वो हमसे एडवाइस लेने नहीं आता। वो ऑलरेडी एजुकेटेड होता है, वो सोच समझ के सारी कुछ चीज़ें चेक करके, जैसे मैं लिंक्डइन पे बड़ा एक्टिव हूँ, तो शायद वो लिंक्डइन पे अप्रोच करके कुछ अच्छे कंसल्टेंट्स ढूंढ के तो वो वहाँ से डायरेक्ट अप्रोच करने की प्लान करते हैं। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बता दो एक बार। मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल सिंपल है, रणदीप चोपड़ा गोयत, ब्रैकेट में गोयत है, रणदीप चोपड़ा, और दाढ़ी वाला दिखेगा कोई उस पर प्रोफाइल पिक्चर पे, तो आपको पता लग जाएगा। तो लिंक्डइन पे मतलब ये है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन किसी को गुमराह ना करे, राइट। हम प्रोसेसेस शेयर करते हैं, कुछ लोग जो कनाडा में इंटरेस्टेड होते हैं उसमें हम प्रोसेसेस शेयर करते हैं, राइट। अल्टीमेट एम गेम देखो मनदीप, इसमें ना यही होता है, अल्टीमेट गेम जो है हर एक कंसल्टेंट का ये है कि आपको मार्केट से बिजनेस तो लेना ही है, बट आप ऑथेंटिक तरीके से बिजनेस लो। कुछ दिन पहले मैं आपके ही पत्रकार, हरियाणा के एक पत्रकार को देख रहा था, वो किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाके उनका इंटरव्यू कर रहे थे कि 2.5 लाख में पता नहीं 3 लाख में ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, राइट। अब जब वो इंटरव्यू कर रहे हैं तो देखो आपकी जब रेपुटेशन है, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको लाखों लोग देखते हैं, आप किसी का ऐसे जाके प्रमोशन करोगे, राइट, बिना उनका लाइसेंस नंबर दिए, बिना कुछ भी दिए। तो जब आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, सबसे बड़ी उसमें ड्रॉबैक क्या है, अगर कल किसी भी बच्चे का कोई मॉनिटरी लॉस हो जाता है या फिर पासपोर्ट स्टैंपिंग में उनका नेगेटिव पासपोर्ट यानी कि रिजेक्शन अगर आ जाता है, तो क्या आप जैसे भाई जो पत्रकार हैं, जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, राइट, क्या वो जिम्मेवार होंगे इस टाइप की अगर उस कंसल्टेंट की वजह से अगर कोई रिजेक्शन, मतलब अगर हम कहीं भी एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं तो लाइसेंस ज़रूर चेक करो। देखो आप लाइसेंस चेक करो, फर्स्ट चीज़, उनके जो टाइप्स हैं आप वो चेक करो। प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि जब भी आप कर रहे हो ना, तो आप किसी प्लान को वो मत करो, आप किसी को प्रमोट कर रहे हो आप करो ना। हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा मेन पॉइंट क्या है डिस्कशन का, कि हम नॉलेज प्रोवाइड करें यूथ को, राइट गाइडेंस प्रोवाइड करें, कोई बहके ना। मैं इस केस में मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है शायद वो सारी की सारी वैल्यूएबल होगी, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगी, राइट। तो राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप 100 बार इंटरव्यूज़ लो, राइट, बट आप किसी प्लान को बताने के लिए इंटरव्यूज़ ले रहे हो। आप इमिग्रेशन प्रोसेस क्यों नहीं बताते? अगर आपको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है, आप इमिग्रेशन का प्रोसेस बताओ, उसका राइट प्रोसेस बताओ, ताकि लोगों को, कोई बाहर जो लोग गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, वो गुमराह ना कर सके। एक ने जो मैं पीछे ही बात कर रहा था कि 50,000 प्लस जीएसटी, तो एक पोस्ट डाली हुई, लेकिन जो कमेंट आ रहे थे उस पर कमेंट अच्छे आ रहे थे, 2 से 2,500 कमेंट आ रहे थे, वो सारे ही रॉन्ग कमेंट थे। उसके मतलब बारे में negative कोई comments गालियाँ, नेगेटिव कमेंट थे, कोई गालियाँ दे रहा था, कोई कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये क्योंकि देखो वो genuine नहीं ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोगों के लिए वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। उन्होंने पहले ट्राई किया, उन्होंने टेस्ट किया कि ये कंसल्टेंट हकीकत में हमारी हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा। तो जब आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती तो आपके नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। अब कल अगर आप कोई ऐसी वीडियो डाल दो जो कंट्रोवर्शियल वीडियो, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट, मतलब कम्युनल डिस्प्यूट्स को और या फिर इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करती हो, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस ना कि आपके भी पोस्ट के नीचे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, उनको आप भी डिफेंड नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर आप मार्केट में अगर रेपुटेशन अगर आपकी अच्छी है, राइट, और आपकी इन्फ्लुएंस अगर अच्छी है, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा एटलीस्ट। और अगर कोई नेगेटिव कर रहा है तो आप उसको डिफेंड करोगे और वो मान भी जाएगा। तो लास्ट में रणदीप, एक तो आपका कोई भी सलाह लेना चाहता है, कोई भी आपका नंबर हम वीडियो में डाल सकते हैं? हाँ देखो, वीडियो में आप नंबर डाल सकते हो, लेकिन मैं सबको प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर बिल्कुल क्लियर करके बताना चाहूँगा कि हम मतलब वैसे प्रमोशनल वीडियोस नहीं है ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोस है। इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट जब हमसे कोई सलाह लेता है या हमसे जब कोई काउंसलिंग लेता है, तो हम उन कंसल्टेंट्स में से नहीं है जो ये बोलते हैं कि सब कुछ फ्री है। फ्री नहीं है। हम अगर किसी को काउंसिल करेंगे
किसी को अच्छा लगे किसी को ना भी लगे, राइट, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जिसको काउंसिल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कल कोई मुझे फ़ोन करता है तो मेरा टाइम कंज्यूम करेगा, मेरे स्टाफ का टाइम कंज्यूम करेगा, राइट, तो हमारे टाइम की वैल्यू है, राइट, तो हम चार्जेस लेते हैं। ओके। चार्जेस ऐसा नहीं है कि हम कई हज़ार रुपये आपसे मांग लेंगे, बट एक नॉमिनल से चार्ज होते हैं, वो डिपेंड करता है किस प्रोसेस के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं। सो 500 to 1000 रुपीज़ हम हमारे काउंसलिंग चार्जेस लेते हैं, जो हम बिल्कुल क्लियरली हम क्लाइंट्स को बोल के लेते हैं कि हाँ हम ले रहे हैं आपसे, हाँ, हाँ। राइट। ये कोई अगर ज़्यादा आपको भी नहीं है ये तो, अगर कोई देखो सलाह कुछ के अच्छी लिए मिल ज़्यादा जाए। भी है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी हम हमारा ना जो असेसमेंट फॉर्म जब हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं तो उसमें हम बहुत क्लियरली ये मेंशन करते हैं कि अगर आपको काउंसलिंग जो भी हाफ एन आवर से 1 घंटे की हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही ना लगे, राइट, उसमें बिल्कुल क्लियरली नीचे एक लाइन मेंशन है दैट यू कैन आस्क फॉर द रिफंड एंड वी विल रिफंड यू बैक द एंटायर मनी। क्योंकि अगर किसी को काउंसलिंग और किसी को ये लगा कि नहीं ये 500 रुपये वर्थ नहीं था, तो वो हम रिफंड कर सकते हैं ओके, और वो हम करते भी हैं। ठीक, ठीक। क्या ऐसी नौबत वैसे बहुत कम आती है, लेकिन अगर कभी आती है तो हम बिना कोई नहीं, क्वेश्चन किसी के पूछे, लाखों रुपए बच रहे हैं तो 500 या 1000 रुपए कोई बड़ी बात भी हाँ, नहीं किसी के अगर लाखों बच रहे हैं तो वो 500,000 में अगर वो राइट काइंड ऑफ काउंसलिंग अगर लेना चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम। है। रणदीप, क्या कुछ मैसेज आप लास्ट में दोगे? देखो लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो यूथ है हमारा, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो स्टडी वीज़ा पे, तो ऐसे ही किसी के साथ मत लग जाओ कि बिना आइल्स के भी हो जाएगा, बिना इसके भी हो जाएगा। ना तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे। अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं और आपका बजट नहीं है तो सेनेगन कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो, राइट। सेनेगन में आपका ना पोलैंड, जर्मनी और ये सारी कंट्रीज़ आ जाती है, वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका बजट है तो आपके पास आइल्स दो, आप पीटी का एग्ज़ाम दो, अच्छा स्कोर टारगेट करो, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करो, राइट। बट उस चीज़ के पीछे मत भागो कि आइल्स देना ही नहीं है। देखो यार, मैक्सिमम यूथ हमारा हरियाणा का क्या है ना मनदीप, इसमें मैक्सिमम यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हम तो ये है कि भीड़ लगा, अगर लाइन लग रही है ना तो लग हाँ, जाते हैं साथ वो में। देखो हरियाणा और पंजाब की वो खास बात है, खास बात है। ठीक है। मतलब एक अगर 2 लोग अगर गांव से गए ना तो उसके लिए 30 लोग तैयार हैं। और ऐसा नहीं है, मेरी खुद की पर्सनली हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए हमें कई बार रिग्रेट होता है कि हमने वो एप्लीकेशंस फाइल कर रखे हैं, बहुत इतना लंबा डिले हो गया, 6-6 7-7 महीने। तो एक दूसरी चीज़ ये है कि गारंटी पे मत सोचो कभी भी। अगर कोई गारंटी गारंटी लिख के, देते हैं तो कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया गारंटी ले लो, अमेरिका की हाँ, वो गारंटी ले लो। गारंटी पे नहीं यार, इमिग्रेशन प्रोसेस है, इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस। आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कल क्या पता है क्या चेंजेस हो जाए। गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज कर देगी, वो कंसल्टेंट कहाँ जाएगा जो गारंटी दे रहा था। तो गारंटी कुछ नहीं होती इमिग्रेशन में, उन गारंटीज़ के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो, जो ढंग से प्रोसेस करा सकता है उसके साथ आप करो। यही लास्ट मैसेज है जी, मनदीप। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत वीडियो बहुत को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज का हमारा मकसद यही है कि जो लोग विदेश की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग विदेश जा रहे हैं और हर शहर में आइल्स सेंटर ओपन हो रहे हैं, तो लगातार मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है एक बार देखें, और कोई भी सलाह अगर लेनी है तो अपने रणदीप भाई हैं, और जो इनकी फ़ीस बनती है, क्योंकि अगर आपके लाख 2 लाख बच भी रहे हैं तो 500 1000 रुपये देने में कोई बुराई भी नहीं है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।